आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखेंगे, वो हम कर लेंगे अलग से वीडियो बना के, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है पहले तो वर्क क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। फिर हम वहां से पढ़ेंगे फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जैसे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये क्या होता है। फिर वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। और वर्क आपको पता है जब हम वर्क का कैलकुलेशन करते हैं तो दो तरह से करते हैं। पहला कैलकुलेशन हमारा ये होता है कि वहां पे कांस्टेंट फोर्स की बात आती है कि जब कांस्टेंट फोर्स काम करता है और हर एक कांस्टेंट फोर्स के बाद एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट वहां पे आ जाता है, तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमारा आता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी कि दो कंडीशन है, एक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और एक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हम उसको देखेंगे, देन हम और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमें यह जानना है कि वर्क क्या होता है, वर्क, है ना। तो आपने ऑलरेडी ये जो चैप्टर है क्लास 9 में देखा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, और वहां पे आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा कि वर्क होता क्या है। तो वर्क के बारे में जो हमारा नॉलेज है वही हमें काम देने वाला है। और क्या नॉलेज हमारा है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वर्क को हम डन तभी मानते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स काम करता है और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की दिशा उधर ही होनी चाहिए जिधर आप बल लगा रहे हैं। तो thus वर्क इज डन ऑन अ बॉडी ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वर्क डन तभी माना जाएगा जब हमारा यहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स होना चाहिए वहां पे, और दूसरा है कि वहां डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहला क्या होना चाहिए, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। पहला कंडीशन हमारा है कि फोर्स वहां पे बॉडी पे काम करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जहां हमने फोर्स अप्लाई किया जिस पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो मूव करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा कि आप इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये एक हमारा ब्लॉक है, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, मैंने पहले ही बात की है कि वेक्टर में कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप जब भी बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं उसका, तो टेल हमेशा आपका उस पॉइंट पे होना चाहिए, हेड आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये यहाँ पर है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा ये कहलाएगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ अपना टेल रखेंगे, तो हमने ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और ये मूव कर गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है कि एक तो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, और दूसरा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल्स भी ले लिया है। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है ना, तो जिधर वो फोर्स लगाता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहला हो गया एग्जांपल व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, और दूसरा एग्जांपल एन इंजन पुल्स अ ट्रेन, जब एक रेल गाड़ी को इंजन पुल करता है तो जिस डायरेक्शन में वो बल लगाता है, यानी इंजन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में हमारा ट्रेन मूव होता है, डिस्प्लेस करता है। तो ये दो एग्जांपल भी है। अब यहाँ पे जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास दो कंडीशंस आ जाते हैं। पहला कंडीशन होता है कि जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में हमारा दो यहाँ पे दो पार्ट बन जाता है। एक हो जाता है व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ मोशन हो रहा है फोर्स भी उधर ही काम कर रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन जो हमारा बनता है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये वाला कंडीशन, ये आपका जो है ये एस है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्लाइंड है एक दूसरे पर। तो ये दोनों कंडीशन में हम फोर्स को कैलकुलेट करके देखेंगे कि वैल्यू हमारा क्या आता है। ये टॉपिक भी आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो पहला कंडीशन जो हमारा है व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कंडीशन है। तो फोर्स जिधर लग रहा है ना,
डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उधर ही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो सिंपली हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जब भी हम फोर्स लेंगे और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम दोनों को लेंगे तो दोनों का डायरेक्शन हमको सेम यानी कि एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज W इज इक्वल्स टू Fs। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है, यहां पे आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी कि इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्लाइंड है दूसरे पर। कितने एंगल से, तो आंसर है थीटा एंगल से। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपोनेंट को उठाइए, है ना, यहां से इसको मैंने लिया है और इसको हम, इसका कंपोनेंट हम देखते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका कंपोनेंट कितना होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि जब भी हम वर्क फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स का वो कंपोनेंट ले लेंगे जिसकी डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए। तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर ये थीटा है, ये एफ है, तो ये एफ कॉस थीटा होने वाला है, और एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एफ कॉस थीटा। तो यहां हम W लिख लेंगे, एफ कॉस थीटा फोर्स का कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे S। तो ये हो जाता है आपका W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा। और वेक्टर में फिर से आपने पढ़ा है कि Fs cos थीटा अगर आ गया है तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ जाती है, यानी W इज इक्वल्स टू F डॉट S। यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो F फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ गया है। इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्क जो है वो क्या है, तो आंसर है वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। क्वांटिटीज जो आपने पढ़ा ऑलरेडी, क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा है कि क्वांटिटीज मेनली हम वहां चार तरह के बोल देते हैं, है ना। एक वहां बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक टेंसर क्वांटिटी, और एक हम बात करते हैं रेशियो की, ठीक है। खैर हम यहां बात कर रहे हैं वर्क की। तो वर्क अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क वेक्टर है या स्केलर है, तो आप सीधे बोलेंगे कि वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये था आपका वर्क के बारे में जो आपने ऑलरेडी 9 में पढ़ रखा है। और भी 9 में आपने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल इसको रब करते हैं और हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। तो सबसे पहले इसको रब किया जाए। नेचर ऑफ वर्क डन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्दो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बावजूद भी इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो किस केस में ये पॉजिटिव होता है, किस केस में ये नेगेटिव होता है और किस केस में ये जीरो होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला पॉजिटिव वर्क, यहां पे क्या होता है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अगर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर उसका जो कंपोनेंट है या जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल इस फिगर से आप फिर से समझ सकते हैं कि ये हमारा फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इधर ही होगा, F cos थीटा, यानी कि S का और F cos थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वर्क, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, जैसा कि अभी हमने देखा। यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू, और ये कब होती है, जब थीटा हमारा यहाँ देख सकते हैं ये एक्यूट एंगल है, यानी थीटा यहाँ हमारा लेस देन 90 डिग्री है। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट
द वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव। जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जिधर जो घोड़ा इधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव। तो व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव। तो ये हमारा था पॉजिटिव वर्क डन की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, या फोर्स का कंपोनेंट जो है वो किधर होना चाहिए, तो आंसर इज जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वहां पे वर्क डन जो हमारा है वो पॉजिटिव है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क इसका ठीक उल्टा है कि जो फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए या जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए या फिर उसका कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। कैसे? इस केस में आप देख सकते हैं यहां पे जो थीटा है ये 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो अगर ये थीटा है, ये आपका क्या है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा ये कितना है, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, तो आंसर है ये बन जाएगा f cos थीटा। जब हम लिखते हैं तो थीटा तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो 180 माइनस थीटा है, तो हो जाएगा f cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि सेकंड पॉइंट में चला जाता है, 180 में चेंज भी नहीं होता है और वहां पे cos की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा वो होगा माइनस cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos f cos थीटा इंटू s, यानी माइनस fs cos थीटा। तो w यहां हमारा आ गया माइनस fs cos थीटा, हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 से बड़ा हो तो नेगेटिव वर्क डन होता है, और जब वो लेस देन 90 हो तो एक्यूट एंगल हो तो वहां पे पॉजिटिव वर्क डन होता है। लेकिन अगर 90 हो f और s के बीच का एंगल, तो उस केस में क्या होगा, तो आंसर है उस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा, जैसा कि हमारा ये तीसरा है 0 वर्क। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आप एक थ्रेड ले ले, उसमें एक स्टोन को वहां पे बांध दे और उसको सर्कुलर मोशन आप करा रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि फिजिक्स के अनुसार आप वहां पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पर वो स्टोन है तो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स लग रहा है किधर, आंसर है कि अलोंग द थ्रेड, अलोंग द रेडियस, वहां पे टेंशन काम करता है, तनाव काम करता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तो ये है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आएगी तो सर्कुलर मोशन की बात आएगी, और जब भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होगा आपको पता है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम टेंजेंट से दिखाते हैं, एक स्पर्श रेखा से दिखाते हैं, और स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे F और S के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन हमारा क्या होगा, Fs cos थीटा होता है, थीटा 90 तो Fs cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी वर्क डन हमारा कितना हो गया, 0 है ना। तो थीटा अगर 90 है तो वर्क डन हमारा 0 है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे तो व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अभी मैंने आपसे कहा कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वर्क डन 0 हो जाता है। और दूसरा, व्हेन अ कुली वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद अ लोड ऑन हिज हेड, वो एक कुली जो होता है अपने सर पे क्या चलता है, लोड लेके चलता है, तो वो जा तो रहा है स्ट्रेट, है ना, क्या जा रहा है, तो यहाँ F और S के बीच का आपको एंगल देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है, हेड पे परपेंडिकुलर, तो वहां भी थीटा आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो वहां भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल क्या है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, और इसमें याद रखना है थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब एक बॉडी किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करती है तो वहां पे जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो आपको पता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम करता है। तो मोशन इस डायरेक्शन में होता है जबकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है, तो फिर से वहां पे दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, तो वहां पे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और इस केस में थीटा जो है आपका वो
ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। और अगर जीरो वर्ग की बात करें तो थीटा जो है वो 90 के बराबर होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि पॉजिटिव वर्ग थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90, नेगेटिव वर्ग थीटा ग्रेटर देन 90 एंड फॉर जीरो वर्ग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा था नेचर ऑफ वर्क डन। अब इसका हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और साथ साथ इसका एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट वर्क डन की हम बात करेंगे। और जो इसका ग्रेविटेशनल यूनिट बनता है, यानी कि ग्रेविटेशनल जो यूनिट है उसके द्वारा जब हम वर्क वहां पे करते हैं तो वहां पे हमारा यूनिट क्या बनता है, वर्क का। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि क्या होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर हम देखेंगे इसके डिफरेंट यूनिट्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो दोनों मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो वर्क क्या बनेगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ml स्क्वायर t माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। इसके बाद हम इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट इसका जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर आपने फोर्स पढ़ा है तो आपने एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स भी पढ़ा होगा। जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है फोर्स का वो होता है इन एसआई में, एसआई सिस्टम में वो न्यूटन हो जाता है, और सीजीएस सिस्टम में है ना, यानी कि एमकेएस सिस्टम में जो आपका था वो न्यूटन है। आगे जब उसको और एक्सटेंड कर देते हैं तो वो एसआई सिस्टम बन जाता है, तो वहां पे वो न्यूटन है, जबकि सीजीएस में वो जो होता है डाइन होता है। उसी तरह जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करते हैं तो वहां पे भी एसआई में किलोग्राम वेट की बात करते हैं या किलोग्राम फोर्स की बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में, और सेकंड जो हम बात करते हैं सीजीएस में वो ग्राम वेट की बात करते हैं या फिर हम ग्राम फोर्स की बात करते हैं। तो पहले हम आते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क में। जैसे कि हम जानते हैं W=Fs होता है, तो अगर मैं F की वैल्यू भी हमें 1 रख दूं, 1 यूनिट, और S की भी वैल्यू में 1 यूनिट रख दूं, तो जो हमें वर्क मिलेगा वो भी 1 यूनिट वर्क मिल जाएगा। यानी कि 1 यूनिट वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट फोर्स इनटू 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि thus unit of work is the amount of work done when a unit force displaces a body through a unit distance in the direction of force। यानी कि अगर हम यूनिट फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और वो बॉडी को यूनिट डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस करता है ना, तो उस वक्त हम बोलेंगे जो वर्क है हमारा वो कितना है, 1 यूनिट वर्क है। और यहीं से हम इसका यूनिट भी डिसाइड करते हैं। जैसे कि पहले हमारा क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। ये हम कब कहेंगे, तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 एब्सोल्यूट यूनिट if an absolute unit of force displaces a body through a unit distance in the direction of force। यानी कि जो absolute unit of जो यूनिट है फोर्स का, absolute unit of force, ये बॉडी को डिस्प्लेस कर दे कितना से, आंसर है यूनिट से। तो वहां पे आप जानते हैं कि जो absolute unit of force है वो क्या है, एसआई में न्यूटन एंड सीजीएस में डाइन। तो 1 जूल, यहाँ पे जूल जो बन रहा है 1 जूल, यहाँ हम लिखे तो 1 यूनिट वर्क, यहाँ पे यूनिट क्या बन जा रहा है, जूल आपका। 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। उसी तरह अगर हम सीजीएस में बात करेंगे तो जूल नहीं होगी, क्या होता है, अर्ग हो जाता है। और 1 अर्ग कितना होता है, तो आंसर है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। और आपको पता है कि डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और यहाँ पे जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, है ना, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट यूनिट है, कौन, जूल एंड अर्ग, ये जो हमारा है ये एब्सोल्यूट यूनिट है। उसी तरह जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे हम देख रहे थे कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो डिस्प्लेस करता है कितना से, यूनिट डिस्टेंस से। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा 1 यूनिट से। यानी कि वर्क डन is said to be 1 gravitational unit if a gravitational unit of force displaces a body through a unit distance in the direction of force। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट, यानी एसआई और सीजीएस में। तो यहाँ पे जो यूनिट बनता है वर्क का, ग्रेविटेशनल यूनिट, वो होता है 1 kg मीटर। ये किसके बराबर होता है, 1 kg वेट इंटू 1 मीटर। ये kg वेट आप बोलिए चाहे kgf किलोग्राम फोर्स भी हम कहते हैं। तो 1 kg फोर्स यानी 1 kg वेट इंटू 1 मीटर, ये किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन इंटू मीटर। तो 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर कितना हो जाएगा, 9.8
8 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पे 9.8 जूल आ जाएगा। तो ये जो आपका है किलोग्राम मीटर, ये है ग्रेविटेशनल यूनिट, जबकि ये जो जूल है ये एब्सोल्यूट यूनिट है। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर और जूल में क्या रिलेशन है, तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर होता है 9.8 जूल की। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे सीजीएस में जो इसका ग्रेविटेशनल यूनिट बनता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर, जो कि इसके बराबर होता है 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। इसको आप 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर भी समझ सकते हैं। तो 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 ग्राम वेट में कितना डाइन होता है, तो आंसर है 989। आपने ये भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि 1 ग्राम वेट 980 डाइन के बराबर होता है, 980 डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 989 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 980 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है 980 अर्ग। तो फिर से एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा आपका कि 1 ग्राम सेंटीमीटर, यानी जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ यहाँ पे जो वर्क है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क जो यहाँ पे इसका रिलेशन जो है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क के साथ कितना है, तो आंसर है 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग, और 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। तो ये जो हमारा है यहाँ पे दोनों का रिलेशन भी आ गया, और साथ साथ हमने पढ़ लिया कि जो यूनिट ऑफ वर्क होता है एब्सोल्यूट, वो होता है जूल और अर्ग, एसआई में जूल, सीजीएस में अर्ग। उसी तरह ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है आपका वर्क का, एसआई में क्या होता है 1 किलोग्राम मीटर यानी किलोग्राम मीटर, और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में आपका होता है ग्राम सेंटीमीटर। और रिलेशंस क्या है, तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल, जबकि 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 जूल वर्क से आप क्या समझते हैं, तो फिर से ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि 1 जूल वर्क का क्या होगा, कब होगा, तो जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेस कितना से हो जाएगा, तो आंसर है 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर, देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, है ना। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम मीटर क्या होता है, तो व्हेन अ ग्रेविटेशनल यूनिट दैट इज 1 किलोग्राम weight or 1 kilogram force acts on a body and the body displaces through 1 meter, then the work done is said to be 1 kilogram meter, which is equals to 9.8 joule. And अगर हम CGS में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि when a force of 1 gram weight, when a force of 1 gram weight acts on a body and the body displaces through 1 centimeter, then the work done is said to be 1 gram centimeter, and 1 gram centimeter is equals to 980 अर्ग, है ना। तो ये था आपका, हमने पढ़ लिया वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमने हॉरिजॉन्टल पे भी देखा, इंक्लाइन पे भी देखा, फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और फिर हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखे। इसके बाद आता है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आज का जो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।